छोटे से एक पल का किस्सा बन जाता है, छोटे से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। छोटे से एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में इस कदर, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर हमारे आग्रह पर इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज एक ये हम लोगों ने जो गोधूली मेला में जो शाम का आयोजन किया है, वो स्टेट में अपना जो पंजाब नेशनल बैंक, ग्रेटर चैम्बर कॉमर्स ऑफ राजकोट और डीजीएफटी के माध्यम से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि आज का कार्यक्रम कई भागों में विभाजित है। आज पंजाब नेशनल बैंक का परिवार हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पीएनबी के लिए। पीएनबी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार ये बातें होती है कि कौन सी बैंक कौन सा अच्छा बिजनेस कर रही है, कैसी प्रतिस्पर्धा कर रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हम बातें करते हैं। तो मैं पीएनबी के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। नो डाउट इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सारी बैंक्स आजकल प्रतिस्पर्धा के दौर में है, लेकिन उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और पीएनबी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीएनबी के। आज हमारे आदरणीय डीजीएम श्री आलोक कपूर सर भी हमारे बीच में मौजूद है। आज पीएनबी अपने जितने भी बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बताएंगे कि कैसे हम उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, हमें वो क्या क्या मिल सकता है। सर्वप्रथम तो जो ये शाम का जिसके हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत हम सब लोग मिल रहे हैं, जीआरसीसीआई राजकोट, ये एक ऐसी संस्था है जो रजिस्टर्ड है। 24 सालों से ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लगी हुई है, दिन और रात अपनी एडी से चोटी का जोर लगा रखा है इन्होंने कि हमारे किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मुहैया करा सके। उनके कौन से जो नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकम टैक्स में जब कोई 44B का सेक्शन आ जाता है, जब कोई एमएसएमई की बात हो जाती है, जब सरकार के कान तक ये बात पहुंचानी हो कि कहां पर दिक्कत आ रही है बिजनेस को चालू करने के लिए, तो सबसे पहले जीआरसीसीआई अपना मुद्दा उठाती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीआरसीसीआई के लिए। उनके पुरुषार्थ से, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। और आप देखिए कि कभी भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जब गुजरात में, राजकोट में, कि ग्रीन राजकोट हमें करना है, पौधारोपण करना है, वृक्षारोपण करना है, तो सबसे पहले ये अग्रणी लोग आगे होते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि जो बोलने वालों की फहरिस्त है, तो मेरे जैसे लोगों का बोलना वहां एक बच्चे के तुतलाने समान लगेगा, लेकिन जब बोलने वाले व्यक्ति मेहनी हो तो बच्चे का तुतलाना भी अच्छा लगता है। परम पूज्य स्वामी ज्ञान बख्श स्वामी जी महाराज हमारे बीच में मौजूद है। तो मुझे लगता है आज अमृत काल में अमृत वर्षा होने वाली है, जिसका हम लोग कई समय से इंतजार कर रहे हैं। और परम पूज्य स्वामी जी का जो टॉपिक है कि व्यवसाय यानी कुटुंब बच्चे तालमेल, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बिजनेस की आपाधापी में हम लोग खो जाते हैं, परिवार को ध्यान नहीं दे पाते। तो बिल्कुल इनके बीच में एक तालमेल बनाने की हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि स्वामी जी, मैं जिस रंग का व्यक्ति हूँ, एक अकबर इलाहाबादी करके एक बहुत बड़े शायर हुए, तो वो बताते हैं कि जीवन का फलसफा क्या था। हम लोग जैसे कि आज का जो टॉपिक है जो स्वामी जी के मुख से हम सुनेंगे, तो उनका एक बड़ा प्यारा सा शेर था कि क्या कहे अहबाब, अहबाब मतलब वंशजों। हम लोग कई बार नौकरी और बिजनेस की आपाधापी में इतने खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि परिवार कहाँ चला गया है, बिजनेस कहाँ चला गया। और हम, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल गो टू देयर ग्रेवयार्ड विदाउट नोइंग देयर कोर कॉम्पिटेंसी, कि हम इस जमाने में आए क्यों थे। तो उनका शेर था कि क्या कहे अहबाब, अहबाब मतलब वंशजों, क्या कहे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। बहुत एग्जीबिशन लेवल का काम कर दिया कि क्या कहे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए हुए, नौकरी मिली, पेंशन मिली और मर गए। तो जीवन का जो फलसफा था वो क्या था, वो हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज जो हमारा सबसे पहला जो कार्यक्रम का सेगमेंट है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। और तो पंजाब नेशनल बैंक के हमारे बीच में तमाम अधिकारी मौजूद है। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने जो मैं बात कर रहा हूं उसमें कहना चाहूंगा कि ग्रेटर राजकोट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये जो एक शब्द है बहुत बड़ा, हम जो बात कर रहे हैं, अगर इसे संक्षिप्त में मुझे कहना हो, 3 शब्दों में मुझे इसको ढालना हो इस चीज को, तो जीआरसीसीआई के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, पारदर्शिता, सकारात्मकता और रचनात्मकता इसके मूलभूत रूप से सिद्धांत हैं। आदरणीय श्री पीएनबी के सर्कल हेड आलोक कपूर सर हमारे बीच में मौजूद है। डीजीएम सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, 38 इयर्स ऑफ बैंकिंग की सर्विस सर अभी तक कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं आगे। मेरी जितनी औसत आयु नहीं, जितनी सर का टोटल अनुभव की आयु है, पूरा सौराष्ट्र और कच्छ रीजन सर संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात, पीएनबी की जो टोटल 140 सर्कल्स है उसमें अभी सर का 7th रैंक आया इस सर्कल का। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पीएनबी के लिए हमारे। और जब से सर ने ज्वाइन किया पीएनबी में, जब से कमांड संभाली राजकोट की तमाम सौराष्ट्र सर्कल की, तो पीएनबी में नए नए सोपान और नए नए झंडे स्थापित किए। तो
तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ, आप लोगों की तालियों के साथ आदरणीय श्री आलोक कपूर सर से नम्र निवेदन करूंगा कि वे मंच की ओर प्रस्थान करें और हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय श्री आलोक कपूर सर का। श्री जान बसल स्वामी जी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री धनसु भाई मोरा जी, श्री दोषी जी, श्री मयूर शाह जी एवं शहर के पधारे हुए विभिन्न उद्योगपति और साथियों, जैसा कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक और राजकोट ग्रेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समन्वय से ये देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नीतियां बनाए और उन योजनाओं के माध्यम से देश का आर्थिक विकास करें। तो ये बैंक का कार्य रहा है। जैसा आपने देखा भी होगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपके साथ हर समय खड़ी रहती है, चाहे आपका, क्योंकि जब 8,000 से ज्यादा हमारी ब्रांचेस हैं, 12,000 से ज्यादा एटीएम है और हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, साथ साथ जो हमारा इस पे टोटल बिजनेस है वो 23.5 लाख और 80 शाखाओं के साथ साथ हमारे 4 लोन वर्टिकल भी हैं, जिसमें एक हमारा एमसीसी है, पर वो सारे यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। साथ साथ हमारा पीएलपी है यहाँ पर राजकोट और हमारा एचपीएलपी एक भावनगर में है और एक हमारा गांधीधाम में है। तो ये 4 सेंटर है जहाँ पर हमारे लोन प्रोसेसिंग होते हैं और चाहे वो किसी भी पावर के, यहाँ तक कि जो सरकारी पावर है वो 30 करोड़ की यहाँ पर हम देते हैं आपके उद्योग के विकास के लिए और साथ साथ उसके ऊपर 50 करोड़ की हमारा अंचल कार्यालय यहाँ पर स्ट्रक्चर है थोड़ा सा और अभी हमारी 80 शाखाएं हैं। बैंक को मैं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर मुख्य प्रबंधक यहाँ पर हैं, तो वो जो उस स्कीम के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके भी क्वेश्चन हो है जो कि आप दे सकते हैं, जो कि इसमें कवर नहीं होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट में अंत में हमारा जो है प्रश्न उत्तर काल होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी जो इंक्वायरी है, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, तो वो आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। तो उनसे प्रश्न पूछने के लिए हम आमंत्रित करेंगे हमारे प्रदेश शाह जी, यहाँ पे मुख्य प्रबंधक और हमारे यहाँ जो एसी ब्रांच है उसके मुख्य प्रबंधक हैं। तो प्रदेश जी, लोन अमाउंट ये 10 लाख से शुरू होता है और ये 50 करोड़ तक हम इस रेट पे देते हैं। वैसे पैकिंग रेट आपको उससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन ये जो रेट है ये इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, जिसको हम एक्सपोर्ट एक्सप्रेस बोलते हैं, इसमें 50 करोड़ तक का आपका जो एक्सपोजर है हम 8% पे करते हैं। इस पे अदर बेनिफिट्स भी बहुत सारे आपको, एक्सचेंज मार्जिन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लगाते हैं। नॉर्मली आपको 10-12 पैसा जो भी मार्केट रेट होता है उस पर आपको एक्सचेंज मार्जिन लगता है। इस स्कीम के अंडर अगर हम लोन करते हैं तो हम इसको बिल्कुल ही कम कर देते हैं, 5 पैसा 4 पैसा डिपेंडिंग ऑन टर्नओवर, आपका टर्नओवर कैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उस हिसाब से रेट फिक्स करते हैं। तो इसमें वो बेनिफिट भी आपको ज़्यादा मिल जाता है अगर आप इस स्कीम में लोन लेते हैं तो 50 करोड़ तक। इसके अलावा हमारा राजकोट में एक ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच है जिसे एडी ब्रांच बोलते हैं, जो ऑथराइज है फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए। सभी ब्रांचेस फॉरेस्ट ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइज नहीं होती हैं, कोई ब्रांच ही होती है। तो राजकोट में हमारा एक ब्रांच ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। तो क्या डायरेक्ट आपको फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन जो है हमारे राजकोट के ब्रांच से ही हो जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, चाहे वो कच्छ हो या भावनगर हो, तीनों जगह हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स ब्रांचेज हैं जहाँ पे फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं। इवन मोरबी में भी हमारे एक ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच है, तो मोरबी के भी अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट का काम, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो हम ये एक्सपोर्ट एक्सप्रेस स्कीम के तहत उनको कवर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 30% का कोलैटरल रिक्वायरमेंट है, सर्विस सेक्टर के लिए 40% है और ट्रेडिंग यूनिट अगर है तो 75% कोलैटरल है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 30% बहुत ही मिनिमम है। अगर आप रेट देखो 8% रेट पे मिल रहा है तो ये काफ़ी लुक्रेटिव है और काफ़ी आपके बेनिफिट के लिए। ये एमएसएमई यूनिट होना है, उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए, और एमएसएमई यूनिट के लिए ये स्कीम है इस रेट पे 8% रेट पे। तो जैसे मैंने बताया मार्जिन आपको बेटर रेट मिलेगा,
शुरू से इनिशियल लेवल पे लोन सैंक्शन के टाइम पे हम बेटर रेट कर देंगे आपके प्रोजेक्शंस के बेसिस पे। अदर देन दैट जो और चार्जेस हैं फॉरेक्स के, जो कि बहुत होते हैं, जो फॉरेक्स से डील करते हैं उनको आइडिया होगा, एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, पता नहीं चलता है, तो वो सारे चार्जेस में कंसेशन है, 50% कंसेशन है हमारे डायरेक्ट इस स्कीम में कवर होने से, तो चार्जेस में भी काफी बेनिफिट है। और ये स्कीम हमारे नए कस्टमर हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर हो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं पीएनबी से वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो पीएम श्री के करने सपनों को साकार आगामी पीढ़ी को देने प्रदूषण मुक्त संसार, आगामी पीढ़ी को देने प्रदूषण मुक्त संसार, प्राकृतिक स्रोतों को जो बनाए ऊर्जा का आधार, हमारी ऋण योजना जो देगी उन सपनों को आकार। तो जो हमारी सोलर पावर की प्रकाश अग्रवाल जी जो कि इस समय HPLP में एजीएम है भावनगर में, वहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, साथ साथ जो ये हमारी स्कीम है सोलर पावर की, जैसा कि आजकल प्राथमिकता भी है सरकार की कि हम सौर ऊर्जा की तरफ जाए, हम यूनिट को भी जो है वो कैप्टिव यूज के लिए हम सोलर पावर की स्कीम में दे रहे हैं। तो वो थोड़ी सी हमारी स्कीम क्या है, और इसमें प्रश्न पूछने के लिए जो हमारे मेघेंद्र मालवी जो मुख्य प्रबंधक है, तो मेघेंद्र मालवी जी यहाँ है और इनसे संबंधित क्या प्रश्न मेन हो सकते हैं वो आप पूछें। सर्वप्रथम मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर पा गुरु जी का, स्वामी जी का दर्शन हो पाया। स्वामी जी मेरे लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है कि मुझे आज स्वामी जी का दर्शन हो पाया। और उसके अलावा मैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी आभारी हूँ जिसने पीएनबी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि वो अपने सारे स्कीम्स को आप लोगों के बीच शेयर कर सके। जैसा कि सर ने अभी बताया कि सोलर एनर्जी स्कीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का ये बहुत बड़ा विजन है कि 2047 में हमें नेट क्रेडिट जीरो होना है, और हमें 2070 में हमें नेट क्रेडिट जीरो होना है, और 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है। अगर हमें विकसित देश भारत को बनाना है तो आज की जरूरत के हिसाब से हमारी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, हमें उस ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को ट्रेडिशनल से रिन्यूएबल के ओर ले जाना पड़ेगा। और आप सारे इंडस्ट्रीज जान रहे होंगे कि जैसे जैसे आपके अगर हम आज के डेट में पीजीवीसीएल से बीजीबी तो पर यूनिट हमारा जो पावर कॉस्ट में रिडक्शन आता है एवरेज, तो लगभग 4 से 5 रुपए के आसपास हमारा पर यूनिट पावर कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज ये होता है कि हम अपने इंडस्ट्रीज को ट्रेडिशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले आ रहे हैं। आप लोग सबको आज एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत से इंडस्ट्रीज है जो आज की डेट में विदेशों में व्यापार कर रही है। अगर कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है तो उनसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि सर आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें आपने कितना % रिन्यूएबल में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप किसी बड़े एसोसिएशन से, बड़े कंपनी से बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो पूछा जाता है कि सर आपने रिन्यूएबल एनर्जी में कितना % कन्वर्ट कर लिया है, सर आपका कार्बन क्रेडिट कितना है। तो अगर हम जब तक रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होंगे हमें कार्बन क्रेडिट का स्कोर ही नहीं मिलेगा, और जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहेगी। तो हमें अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें नो डाउट अपने एनर्जी सोर्स इसमें कौन से यूनिट्स एलिजिबल है जो ये कैप्टिव पावर प्लांट है? पीएनबी की जो ये स्कीम है इसमें ये स्कीम काफी ज्यादा लुक्रेटिव है। नॉर्मली कोई भी स्कीम होती है जो बैंक लोअर रेट पे प्रोवाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई यूनिट को प्रोवाइड करता है, लेकिन जो पीएनबी की सोलर स्कीम है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये नई यूनिट हो या पुरानी यूनिट हो, एमएसएमई हो या नॉन एमएसएमई हो, अगर कोई एमएसएमई यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसके लिए भी ये स्कीम एलिजिबल है। कोई एमएसएमई यूनिट है और न्यू यूनिट बनाना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये एलिजिबल है। कोई नॉन एमएसएमई यूनिट है और वो इस यूनिट को इस स्कीम में बेनिफिट लेना चाह रहा है तो वो भी इसमें एलिजिबल होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज पीएनबी ने इस स्कीम में ये दिया है, अगर वो एमएसएमई हो या नॉन एमएसएमई हो दोनों को ये स्कीम में बेनिफिट दिया गया है। ये स्कीम में मार्जिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट के क्या टर्म्स रहते हैं? जब मैं मार्जिन की बात करता हूँ, नॉर्मली आप सब काफी ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर चुके हैं। नॉर्मली बैंक का जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है
अदर प्रोडक्ट्स में वो 25% के आसपास होता है। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, तो बैंक ने इस केस में रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अपने टर्म लोन में मार्जिन को रिड्यूस करके 20% पे ले आया है। मान लीजिए अगर आप 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं, उसका कॉस्ट 4 करोड़ रुपया है, तो बैंक इसमें आपको मात्र 80 लाख रुपया आपके मार्जिन के लेगा, 3 करोड़ 20 लाख रुपया का बैंक इसमें आपको फंडिंग प्रोवाइड कर देगा। और कुछ अच्छे रेटर्स कस्टमर को जो काफी दिनों से हैं, तो उसके केस में मार्जिन को बैंक फर्दर रिड्यूस करता है। और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आज बैंक आपको 8.75 से 9.25 के बीच में ऑफर कर रहा है, जो पूरे इंडस्ट्री में सोलर के केस में आज के दिन में लोएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द पीएनबी। सर इसमें टर्म लोन फैसिलिटी है या ओडीसीसी में मिल सकती है? बैंक इसमें जो फंडिंग करता है एमएसएमई सोलर के स्कीम में, एक टर्म लोन को इसमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम सोलर, अगर इंडस्ट्रीज का, बिजनेसमैन का अगर और कोई क्रेडिट रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वो नॉर्मल क्रेडिट रिक्वायरमेंट उसके सीसीओडी जो भी है वो अलग स्कीम में कवर होती है। लेकिन जो सोलर के लिए हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए इस स्कीम में हम टर्म लोन के रूप में फंडिंग करते हैं। सर कुछ यूनिट्स जो चाहते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट ना लगा के उसको बेचना चाहे इलेक्ट्रिसिटी का, एकदम काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो हमारी ये जो स्कीम है वो कैप्टिव के लिए है। अगर आप कैप्टिव लगा रहे हैं तब हम एमएसएमई सोलर स्कीम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को बेचने के लिए सोलर यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो बैंक की उसकी अलग स्कीम है। बेसिकली अगर आप 10 करोड़ तक लगाना चाह रहे हैं, तो वो पीएम कुसुम बोल के स्कीम है, वो बेसिकली एग्रीकल्चर डिवीजन में कवर होती है। और अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं 10 करोड़ से ऊपर का, तो और वो सिर्फ और सिर्फ आप पावर बेचने के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो वो इंफ्रा लेंडिंग के अंदर आता है। और उसमें बैंक ऐसी बात नहीं, बैंक फंडिंग नहीं करता है। बैंक आपको सोलर बेचने के लिए फंडिंग करता है, लेकिन फिर उसकी स्कीम डिफरेंट हो जाती है। उसमें बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दे पाएंगे क्या? अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट बेसिकली अगर हम कोई भी ऐसा इंडस्ट्री लगा रहे हैं जो देश के फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड है, बेसिकली वी ऑल नो गवर्नमेंट मेन फोकस एजेंडा इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों ने सबने बजट में सुना ही होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा विजन है कि हमें भारत को 2047 में एक विकसित भारत बनाना है। और किसी भी देश को अगर हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रो करने के हम भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते। तो जो भी इंडस्ट्री, चाहे वो रोड है, चाहे वो पावर है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक है, ये सारी इंडस्ट्री बेसिकली जो देश के ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड होती है और 10 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट में आती है, वो इंफ्रा में कवर होती है। थैंक यू ऑल। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू माधवी जी। तो जैसा कि बता रहे थे, ये पंजाब नेशनल बैंक की जो स्कीम है एमएसएमई प्राइम प्लस, तो ज्यादातर जो हमारे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम रोजगार का जो बनते माध्यम, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई है तो एमएसएमई सेक्टर है। विकास का लहराए जो परचम करने को उनको हम सक्षम योजना बतलाते हैं और श्री रूप सिंह जी को यहाँ पर बुलाते हैं कि वो जो पंजाब नेशनल बैंक की एमएसएमई प्राइम प्लस की स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर बताएं। और प्रश्न पूछने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अमन शर्मा जी जो यहाँ पर आए, और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं या जिससे प्लीज जानकारी लोगों को मिल जाए। तो आत्मीय साथियों, आदरणीय श्री राम भाई टिलारा जी एमएलए राजकोट साउथ हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। क्षमा चाहता हूँ, रमेश भाई टिलारा जी और श्री जयेश भाई और राम भाई मोकरिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे, फिर बात करेंगे। Respected audience, सर्वप्रथम स्वामी जी को प्रणाम। रिस्पेक्टेड राज्यसभा से आए डिग्निटरीज और सारे चैम्बर्स के साथीगण, उनको प्रणाम। मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ एमएसएमई से रिलेटेड जो हमारे बैंक का एक प्रेजेंटेशन है उसको देने के लिए। अब हमारे साथीगण अमन जी को बोलेंगे
कि वो कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखें, उसका उत्तर मैं प्रदान करूँ। सर, स्कीम को लेकर पहला प्रश्न है कि सर इसमें किस टाइप के कस्टमर्स एलिजिबल हैं और क्या कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें एलिजिबल हैं? एमएसएमई स्कीम्स में एक्चुअली जिसे हम स्टार्टिंग करते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, लायबिलिटी हो, ट्रस्ट हो, सारे के सारे इसमें एलिजिबल होते हैं। बट मेन इसमें जो एलिजिबिलिटी का सूत्र है या वो है कि उसमें उन सभी का एज पर आरबीआई गाइडलाइंस उद्यम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक तो इसका ये रहा। दूसरा, इन्होंने पूछा क्या कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें एलिजिबल हैं? बिल्कुल, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी एलिजिबल हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हो जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हो गवर्नमेंट से या किसी अच्छे रेपुटेड फर्म से, और दूसरा उसमें अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हो जो उन दोनों के बीच की रजिस्टर्ड लीज हुई होगा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आगे जाके मैं और किसी को देना चाहता हूं, तो वो भी इस स्कीम में एलिजिबल है। सर, अगला प्रश्न ये है कि किस टाइप की फैसिलिटीज इस स्कीम में दी जा रही है और इसमें रिपेमेंट पीरियड क्या है उन फैसिलिटीज का? एमएसएमई जो हमारी स्कीम है उसमें जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, मतलब चाहे आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए हो, वर्किंग कैपिटल में फंड बेस्ड फैसिलिटी चाहिए हो या नॉन फंड बेस्ड चाहिए हो, टर्म लोन चाहिए हो आपको, एलसी क्रेडिट आपको उसमें चाहिए हो या उसमें ओवरड्राफ्ट चाहिए हो, ये सारी की सारी फैसिलिटी, मतलब एंटायर फैसिलिटी जो भी बैंकिंग में अपने पास आपको चाहिए वो हम इसमें एमएसएमई हमारी स्कीम में दे सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है एक वर्किंग कैपिटल या जो सीसी है उसका 1 ईयर एंड फर्दर रिन्यूअल, और दूसरा अगर कोई टर्म लोन के स्थिति में अगर इसको लेता है तो मैक्सिमम हम 7 साल के लिए देते हैं, लेकिन अगर उसका प्रोजेक्ट उसके अनुसार उनको और भी चाहिए तो हम एक्सटेंड बैंक गाइडलाइन से उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और सर, इस स्कीम में किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड है, जैसे कि परचेज, कंस्ट्रक्शन या अन्य कोई आप बताएं? इस स्कीम में एमएसएमई से रिलेटेड वैसे तो सारी की सारी जो इस चीज में आती है, इसमें क्या होता है, एक चीज और है कि अगर कोई आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके अंदर लैंड की रिक्वायरमेंट है, उसका भी 50% हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कोई शॉप परचेज करना चाह रहे हैं, कमर्शियल स्पेस कोई परचेज करना चाह रहे हैं, तो रिक्विसाइड 25% उसका मार्जिन लेके वो भी फंडिंग हम आपको कर सकते हैं। और सर, इसमें कोई कंसेशन है प्रोसेसिंग फीस में, चार्जेस में? बिल्कुल, इनिशियल लेवल में हमने उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो हमारी कार्ड रेट है इन बिल्ड इसमें कंसेशन रखा है। कंसेशन प्रोसेस फी पे 50% में है इसमें, और इसका अपफ्रंट फी पे 50%। और सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कृपया बता दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं इसका बताऊंगा। इनिशियली इस स्कीम का जो इनिशियल पॉइंट है 9.45 से स्टार्ट होता है, देन आगे डिपेंड अपॉन योर रेटिंग और आपका फर्म का एग्जिस्टेंस मतलब कितना पुराना है, लेकिन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी हम नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ हमारी एक सत्कार स्कीम और है जो न्यूली बेस्ड हमारे कस्टमर्स है उनके लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना स्टार्ट होता है 9.15। आई थिंक 9.15 फॉर एमएसएमई जो हमारा जो बैंक है वो फर्स्ट बैंक है जो इतनी बेटर रेट पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सर, कोलेट्रल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके? कोलेट्रल रिक्वायरमेंट इसका रहेगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सेम जो अपना एक्सपोर्ट स्कीम में थी 30%, देन कोई अपना सर्विस सेक्टर है 40%, देन आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है 50% एंड कोई ट्रेडर है तो उसमें 75%। और सर, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं इसमें? नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हम इसमें आपको एलसी दे सकते हैं, देन बैंक गारंटी दे सकते हैं, और भी अगर कोई नॉन फंड बेस्ड आपको यूज करना हो तो वो भी सकते हैं। इनिशियली हम इस स्कीम में आपको मर्चेंट ट्रेड भी दे सकते हैं, जो साथी लोग चाहते हैं कि हम मर्चेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कीम में एलिजिबल। थैंक यू। आप कोलेट्रल में क्या बेनिफिट दे सकते हैं? विदाउट कोलेट्रल अप टू व्हाट लिमिट यू आर ग्रांटिंग? एज पर गाइडलाइन सर हम 5 CR तक विदाउट कोलेट्रल हम ले सकते हैं, और इसमें हम कोलेट्रल की जगह सीजीटीसी भी कवरेज फुल है। Who will pay the premium for that? एसएमई का ऐसा है, अगर सर लोअर कोई छोटा व्यापारी हो 5 लाख तक तो बैंक बियर करता है, उसके ऊपर तो हो तो उसी को बियर करता है। और रियम्बर्समेंट करते हैं आप? कस्टमर अकाउंट से रियम्बर्समेंट होगा या बैंक विल बेयर दैट? नहीं, कस्टमर हैज टू बॉन्ड। नो, दैट इज रॉन्ग। ओके।
गवर्नमेंट कर ली है, लेकिन बैंक जो है वो कोई गवर्नमेंट कुछ गुजरात गवर्नमेंट एक हाँ गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो सीटीएसएमई का कॉस्ट है आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और टर्मिनल लगा दिया तो गुजरात गवर्नमेंट को रिमर्स कर देती है। गुजरात गवर्नमेंट कितने परसेंटेज है जो सीटीजीएमए से ही आपके पास एप्लीकेशन आती है और आप उसको सेक्शन कितने परसेंट है आपके पास जितनी सीटीजीएमए सीबी कितनी एप्लीकेशन आती है, कितने सेक्शन पेपर, कितनी सेक्शन है मैक्सिमम हो जाती है, वैसे जो आती है मैक्सिमम हो जाती है, ऐसा कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी काफ़ी हो जाती है। ऑलवेज क्वेश्चन होता है इसमें कि ये देते भी कोई बैंकर्स नहीं देते, ये हमारे पास क्वेश्चन आते और ये हमने फील भी किया। थैंक यू। और फूड प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल यहाँ पे क्लस्टर बनाया है, यहाँ पर गाजीपुर सेक्शन में कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, तो जिसमें हम उनके लिए स्पेशल कंसेशन अपने हेड ऑफिस से दिया है, और वो स्पेशल कंसेशन के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर इस क्लस्टर के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं। तो कृषि हो या कृषि खाद्य प्रसंस्करण, बैंक ने विकास हेतु उनका किया है बताने ऋण योजना की आपको एवरीथिंग आपके समक्ष आएंगे श्री दीपेंद्र सिंह। तो जो हमारे कृषि प्रमुख दीपेंद्र सिंह जी हैं वो यहाँ पर आपको जो हमने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल क्लस्टर यहाँ पे अप्रूव कराया है यहाँ के लिए, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो सौराष्ट्र के, उसके बारे में क्या स्कीम है और क्या क्या उसके अंदर फायदे हैं, तो वो प्रश्न पूछने के लिए हमारे आलोक विश्वास जी यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में उत्तर देंगे। पहले तो मंच पे आसीन सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम, और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पधारे हुए हैं उनका वेलकम है। आपको बता दें कि हमारे सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बैंक ने स्पेशल, क्योंकि ये यहाँ पर एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी बड़ा जो है चंक है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड है, तो बैंक ने इसके लिए स्पेशल क्लस्टर स्कीम्स अप्रूव करवाया है, और उसी क्लस्टर स्कीम्स के जो सलाइन फीचर्स हैं वो सर पूछेंगे जो भी मैं तो मैं उनको आंसर फॉरम में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। सर नमस्कार सर, पहला जो सवाल है वो है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी और कौन सी स्कीमें हैं? एग्री जिस भी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है और फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, वो सब एक्टिविटीज इस क्लस्टर में अप्रूव की गई है, वो इंक्लूड की गई है उसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होना चाहिए। सर ये इसमें एलिजिबिलिटी कैसे दिखाएंगे सर? एलिजिबिलिटी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स होगी और जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड है और उसमें या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होने चाहिए, तो वो इस क्लस्टर में हम उसको कवर करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि ये कौन से फॉर्म में देंगे, ओडी फॉर्म में या टर्म लोन फॉर्म में? इसको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, चाहे आपको नया इंडस्ट्री लगाना हो जो कि एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, तो टर्म लोन भी आपको मिल सकता है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, किसी भी फैसिलिटी को इसमें कवर किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग कोई भी स्कीम इसमें कवर्ड है, सब्जेक्ट टू इसमें एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग का जो है वर्क शामिल होना चाहिए। चौथा सवाल सर ऐसा है कि इसमें क्वांटम कितना रहेगा, इसमें मार्जिन? मैक्सिमम इसमें 50 करोड़ तक का फाइनेंस जो है हम लोग करते हैं, और मार्जिन जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट टर्म लोन के लिए जो है ना जिसको बोलते हैं आपको कि प्लांट एंड मशीनरी है तो 25% हम उसमें मार्जिन रखते हैं, और कैश क्रेडिट में भी वही आपको जो 25% मार्जिन रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत ही जो लोअर लेवल पे लेकर गई है बैंक, और आपको 8.55 से 8.75% के बीच में इस क्लस्टर्स में आपको रेट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्जेक्ट टू आपकी इंटरनल रेटिंग जो कि आपकी बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर भी मैक्सिमम रेट इसमें 8.75 आएगा। ग्राहक हमको यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या क्या दे सकते हैं? कोलेटरल में वो जैसे कि हमारे जो पहले सर आए हैं उन्होंने बताया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हमको 30% मिनिमम कोलेटरल की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम कोलेटरल अगर मिलता है तो हम उसको इस क्लस्टर में हम प्रोसेस कर सकते हैं। अवधि कितनी है सर? इसमें जो इनिशियली जो लोन सैंक्शन हो गया है वो अप टू द मेच्योरिटी उसमें चलेगा, सब्जेक्ट टू कोई उसमें इंटरनल कोई डिटेरियोरेशन किसी बिजनेस का ना हो और वो प्रॉफिट पे चल रहा हो तो चलेगा, तो वो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलता रहेगा। इस लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई अपफ्रंट फीस? जितने भी प्रोसेसिंग फीस और अपफ्रंट फीस बैंक चार्ज करता है
इनिशियली उसमें बैंक ने 50% का कंसेशन दिया है। अपफ्रंट फी का मतलब हो गया कि जो भी टर्म लोन होता है उस पर जो चार्ज बैंक एक टाइम लेता है उसको अपफ्रंट फी बोलते हैं। उसमें भी 50% का कंसेशन किया गया है और सही जो वर्किंग कैपिटल है कैश क्रेडिट फॉर्म में उसमें भी 50% का कंसेशन बैंक दे रहा है। कस्टमर को कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा? बेसिकली सौराष्ट्र कच्छ के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ब्रांचेस को अप्रूव करवाया है इसके अंदर, जिसमें राजकोट की आपकी 2 ब्रांचेस जो है राजकोट की अप्रूव्ड है, एक हमारी गोंडल ब्रांच अप्रूव्ड है, मोरबी में एक ब्रांच अप्रूव करवाया है, जूनागढ़ में हमारे 3 ब्रांचेस अप्रूव्ड है, केशोद में एक ब्रांच अप्रूव्ड है। इसी तरह से वेरावल सोमनाथ में जो है हमारी 2 ब्रांचेस इस स्कीम के लिए अप्रूव्ड है और पोरबंदर की एक ब्रांच अप्रूव करवाई गई है। कोटरान डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच है वो अप्रूव करवाई गई है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में भी एक ब्रांच अप्रूव करवाई गई है और हमारा सुरेंद्रनगर की एक डिस्ट्रिक्ट इस ब्रांच की डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच अप्रूव्ड है और भावनगर में भी इसमें एक ब्रांच अप्रूव्ड है। तो ओवरऑल जो सौराष्ट्र कच्छ का मैक्सिमम एरिया हमने कवर कर लिया है, क्योंकि सारे जो एरिया है इन सब में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का काफी अच्छा काम है, तो हमने इसको अप्रूव करवाया है। सर, स्कीम की वैलिडिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंसेशन है कब तक है? वैलिडिटी अभी हम लोगों ने जो इनिशियली इस क्लस्टर अप्रूव करवाया है वो हमारा 28 फेब तक हमने जो 25 तक इसको अप्रूव करवाया है। तो जहां तक वो एप्लीकेशंस वहां तक आएंगी उनको हम इस क्लस्टर में जो अप्रूव हो जाएंगी तो वो टिल फर्दर आगे चलती रहेंगी। थैंक यू। अब हम सभी जो हमारे चालू लोग हैं, जो हमारे शिक्षक यहाँ पे आपके कोई प्रश्न हो सकते हैं या कोई सुझाव हो सकते हैं, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव होगा तो हम उसको यहाँ पर नोट करेंगे और अपने प्रधान कार्यालय या जिसकी भी शक्ति के अधीन वो आता होगा उसके अधीन हम उसको अप्रूव करा करके और आपको जो भी अगर फैसिलिटी चाहिए तो हम लोग उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एज पर जो RBI की गाइडलाइन है, जो एज पर कंप्लायंस को देखते हुए जो भी चीज संभव होगा हम लोग करेंगे। तो अब हम निवेदन करेंगे कि आप में से अगर इन चारों स्कीम या अदर देन दैट भी कोई भी बैंकिंग के रिलेटेड कोई अगर आपका क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो इस साइड से फर्स्ट पहले इधर से देख लेते हैं, अगर इधर से कोई भी हमारा प्रोफेशन जो पूछना चाहता है, कोई भी प्रश्न किससे संबंधित जो हमारी 4 स्कीम है, अगर वो अपना हाथ रहे तो माइक उस तक पहुंचा दिया जाएगा। इस साइड से अगर कोई हो, अगर सेक्टर से कोई भी प्रश्न किसी का हो इन स्कीम से संबंधित, अब इस साइड से अगर कोई हो तो हमारे ख्याल ये लोकेशन सर, ये काफी टाइम इंटरप्रेटर्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि बैंक पे जब प्रपोजल देते हैं तो उसमें टाइम काफी लगता है प्रपोजल क्लियर सैंक्शन करने में। तो आपके बैंक के पास कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि जाके ये पता चले कि 5-15 दिन में उनकी प्रपोजल को इन प्रिंसिपल कंसेंट मिल जाए? नहीं तो क्या इंटरप्रेटर इज अंडर द डायलेमा कि लोन सैंक्शन होगी नहीं होगी, कब होगी करके, तो ऐसा कुछ आपके पास कोई मैकेनिज्म हो? सर, आपने जो सवाल पूछा है, बैंक ने इसको ऑलरेडी अपने स्कीम में इंप्लीमेंट कर लिया है कि अब जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन PNB में लॉन्च होता है तो इमीडिएटली उसी दिन कस्टमर के मोबाइल पे एक SMS जाता है कि आपकी फाइल हमारे सिस्टम में लॉगिन हो गई है और प्रधान कार्यालय के द्वारा, सर्किल ऑफिस के द्वारा डेली बेसिस पे उस लीड की मॉनिटरिंग होती है और नॉर्मली 10 करोड़ तक के फाइल को हम 15 से 20 वर्किंग डे के अंदर में हर केस में सैंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। यदि किसी का ये निर्मला गवर्नमेंट ब्रांच है यहाँ पे हमारी, वो 80 ब्रांच है निर्मला गवर्नमेंट। बाकी 5 पूरे सौराष्ट्र में हमारी 5 है यहाँ पर निर्मला गवर्नमेंट। अन्य किसी का कोई प्रश्न अगर यहाँ पर मात्रा नहीं पूछ सकते तो बाद में भी आप, हम लोग यहीं पर अवेलेबल रहेंगे, तो आप अगर पर्ची पे या कुछ भी आपको लिख करके दे देंगे
तो हम अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा या कोई रिक्वायरमेंट को आप दे दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो भी हम अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सर, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस डू यू, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, या सर, we discussed about import export and forex, so my question was what kind of charges do you apply for forex conversion, like from dollars to rupees or rupees to dollars? It normally ranges between 5 to 10 paisa of the market rate. We charge premium of 5 to 10 paisa on the whatever market rate for the currency is there, but it depends on the turnover. If the turnover of the company is more, like around 200-300 crore, then we can go as low as 2 paisa, 1 paisa as well. It's like at market rate also. So it depends on the turnover of the company. The more the turnover, the less the margin. Exit margin. हमें कहना है नवोर में सोच को आपकी देखकर नहीं पहचान, आओ हर इकाई मिलकर हम अनंत बन जाएं, आओ हर इकाई बनकर हम आनंद बन जाएं, शुरुआत करें जीरो से और असंख्य बन जाएं, शुरुआत करें जीरो से और असंख्य बन जाएं, आत्मनिर्भर बने स्वयं और वसुधैव कुटुंब बनाएं, आत्मनिर्भर बने स्वयं और वसुधैव कुटुंब बनाएं, विकसित भारत बनकर हम परचम अपना लहराएं, विकसित भारत बनकर परचम अपना लहराएं। धन्यवाद।